दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार अब खत्म हो चुका है। बस कल भर का इंतजार है, कल भर का वक्त है। जितने भी महाराष्ट्र के लोग हैं उनको ये सोचने और समझने के लिए कि महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार, और उसके बाद परसों महाराष्ट्र में मतदान हो जाएगा। बहुत ही क्रूशल फेज में अब महाराष्ट्र का चुनाव वाकई पहुंच गया है। दोस्तों शुरुआत में जब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया तो महाराष्ट्र का चुनाव ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट सेट है, इंडिया गठबंधन को एज है। फिर धीरे धीरे माहौल बदला और जानकारों ने कहना शुरू कर दिया, पत्रकारों ने महाराष्ट्र के कहना शुरू कर दिया कि एनडीए ने बढ़त बना ली है। और अब जब चुनाव में मात्र कुछ घंटों का वक्त बचा है दोस्तों, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट बता रहा है महाराष्ट्र का हर पत्रकार। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो काफी चीजें क्लियर करती हैं। दोस्तों ये बात सही है कि महाराष्ट्र में जो खिचड़ी बन गई है राजनीति में, उसमें महाराष्ट्र के किसी भी पत्रकार के लिए ये ऐलान कर देना कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ फलाने की सरकार बन जाएगी, ढिमकाने की इतनी सीटें आ जाएंगी, बहुत मुश्किल है। और हरियाणा के बाद तो वैसे भी सारे पत्रकार डरे हुए हैं। आप देखिए, गोदी मीडिया के किसी चैनल ने ओपिनियन पोल नहीं किया है। एग्जिट पोल भले ही करें, मुझे लगता है कुछ सालों में एग्जिट पोल भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि खर्चा न्यूज़ चैनल्स का पूरा होता है और सही कोई भी नहीं निकलता। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि महाराष्ट्र में जो स्थितियाँ हैं वो बड़ी तेजी से हाल के एक हफ्ते में बदली हैं। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के चुनाव से अपने आप को ऑलमोस्ट 6 दिन पहले साइड कर लिया। मतलब विदेश यात्रा तो उन्होंने बाद में निकले वो विदेश यात्रा के लिए, उसके पहले ही मोदी ने मुंबई के शिवाजी पार्क में जो रैली की वो मोदी का चुनाव प्रचार का एक तरह से पैकअप था। उसके बाद भी मोदी एक दिन इंडिया में ही थे, वो रह सकते थे महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में, लेकिन उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। और तो और अमित शाह ने भी अपने आप को अलग कर लिया। विदर्भ में अमित शाह की रैलियां थी, अमित शाह उन सारी रैलियों को छोड़कर दिल्ली वापस आ गए। वो बात सही है कि मणिपुर के लिए ये माना गया कि मणिपुर पर मीटिंग करनी थी, इसलिए अमित शाह को वापस आना पड़ा। लेकिन राजनीति में थोड़ा कहा ज़्यादा समझना वाली बात अपने आप में बहुत सी चीज़ें कहती है। इस बीच दोस्तों, उद्धव ठाकरे का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल होने लगा है। अब ये वीडियो कब का है और कहाँ का है कुछ कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये वीडियो आप देखिए दोस्तों। इस वीडियो से उद्धव ठाकरे का कॉन्फिडेंस दिखता है, वो कॉन्फिडेंस जिसमें अब उद्धव ठाकरे सीधा एकनाथ शिंदे के बाप पर आ गए। जी हाँ, महाराष्ट्र की लड़ाई बाप पर आ चुकी है। उद्धव ठाकरे ने जबरदस्त तरीके से एकनाथ शिंदे को निशाने पर लेते हुए क्या कहा, पहले ये सुनिए। तो मोदी जी आपके लिए मैं वाराणसी आया, अमित शाह जी आपके लिए मैं अहमदाबाद आया, मोदी जी आपके लिए मैं 2 बार दिल्ली में आया और सिग्नेचर किया कि प्रधानमंत्री पद के लिए हमारे सबकी ओर से नरेंद्र मोदी जी हमारे उम्मीदवार है। तब आपको पता नहीं था मैं किसकी संतान हूं? अमित शाह जी आप आए थे मेरे घर, मेरे पिताजी के रूम में, जिसको हम मंदिर मानते हैं, वहां आप नाक रगड़ कर गए थे। उस वक्त पता नहीं था किसका घर है। जब हम आपके साथ थे तब सब अच्छा था, लेकिन मोदी जी जो मैंने कहा आपको शोभा नहीं देता, आप मेरे माता और पिता का अपमान करते हो, मुझे नकली संतान बताते हो। अरे हाँ ठीक है, यहां मुस्लिम इलाका है, मैं बाला साहब का बेटा हूं, लेकिन इनको पूछो मैं असली हूं या नकली हूं। हम तो लड़ने वाले लोग थे ना आपस में। मेरा विरोध अब कोई मुस्लिम समाज नहीं कर रहा है, जिनको मैंने समर्थन दिया था वो मोदी जी कर रहे हैं, वो मुझे दुख है। दोस्तों, उद्धव ठाकरे का ये जो भाषण है, ऐसा लगता है सुनकर कि ये थोड़ा पुराना भाषण है, लेकिन जो जोश है उद्धव ठाकरे का वो अब भी ऐसा ही है। उद्धव ठाकरे मुस्लिम इलाके में, सोचिए, मुस्लिम इलाके में रैली करते हुए कह रहे हैं कि अब मोदी जी को मैं नकली औलाद लगता हूं अपने पिता का। तब नकली औलाद नहीं लग रहा था जब 2014 में और 2019 में मोदी जी के नाम पर पीएम पद के तौर पर सहमति बनाने के पेपर में हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि तब एनडीए का हिस्सा था शिवसेना। और अमित शाह की उस मीटिंग का भी जिक्र कर रहे हैं, मातोश्री में जो मीटिंग हुई होगी, कभी हुई होगी अमित शाह की मीटिंग, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे यहाँ पर उनका जिक्र कर रहे हैं। ये उद्धव ठाकरे का मिजाज है बात करने का। एक्चुअली महाराष्ट्र में सारे नेता मराठी में बोलते हैं, तो बहुत सी चीज़ें उत्तर भारत के लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन उद्धव ठाकरे इस समय, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द ही, अंत में उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द ही ऐसा लगता है कि चुनाव सिमट के रह गया है। अगर ऐसा ना होता दोस्तों तो ये लड़ाई बाप तक क्यों आती? उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे का एक तरह से राजनीतिक कॉलर क्यों पकड़ना पड़ता है कहते हुए कि तुम्हें अपने बाप पर शर्म आती है क्या? दोस्तों, एकनाथ शिंदे और बीजेपी पिछले काफी दिनों से बाला साहब ठाकरे को मुद्दा बना रही है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको लेकर एक बयान दिया था, लेकिन एकनाथ शिंदे इन दिनों घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे
कि अस्मिता को नुकसान पहुंचा है, बाला साहब ठाकरे के विचारों पर तो हम चल रहे हैं, उनके बेटे उनके विचारों को भूल गए। बार बार बाला साहब ठाकरे के नाम पर ही एकनाथ शिंदे वोट मांग रहे हैं। अब हालत ये हो गई दोस्तों कि बाला साहब ठाकरे का नाम जब हद से ज्यादा बोलने लगे एकनाथ शिंदे, तो उद्धव ठाकरे सामने आ गए। उद्धव ठाकरे की रैली, ये देखिए मराठी में ये रैली है, इसमें उन्होंने कहा है कि अगर तुम लोग मर्द की औलाद हो तो अपने बाप की फोटो लगाकर वोट मांगो। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को ये बोला है। और मैं उद्धव ठाकरे के और भी इंटरव्यू सुन रही थी, कई हिंदी न्यूज चैनल्स को भी उद्धव ठाकरे ने इंटरव्यू दिया है, उसमें भी वो कह रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे को अपने पिता पर शर्म आती है, एकनाथ शिंदे अपने पिता की फोटो क्यों नहीं लगाते, अपने पिता की फोटो पर वोट क्यों नहीं मांगते, क्यों उनको मेरे पिता का नाम लेना है, मेरे पिता के नाम पर वोट मांगना है। दोस्तों हमारे देश में राजनीति और राजनेताओं का कल कितना बड़ा होता है, इस चुनाव में और पता चला। बाला साहब ठाकरे का देहांत हुए कितना वक्त हो गया, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने कितने सारे चुनाव और पार्टी अपने हिसाब से संभाली। उसके बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री भी बन गए महाराष्ट्र के। उद्धव ठाकरे ने पूरी की पूरी अपनी राजनीति 360 डिग्री चेंज कर ली कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बनाकर। लेकिन आप देखिए बाला साहब ठाकरे कितना बड़ा नाम है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र अस्मिता से जुड़ा हुआ ये नाम, कि आज भी मोदी जी को भी उन्हीं का नाम लेना पड़ रहा है, एकनाथ शिंदे को भी उन्हीं का नाम लेकर वोट मांगना पड़ रहा है, और उद्धव ठाकरे भी उन्हीं की विरासत पर दावा कर रहे हैं। ये बताता है कि हमारे देश में राजनेता के चले जाने के बाद भी उनकी लेगेसी कितनी बड़ी होती है। और एक्चुअली में ये जो पूरा का पूरा चुनाव है, अब ऐसा लगता है दोस्तों उस लेगेसी के इर्द गिर्द आकर सिमट गया है। अब देखिए मोदी जी ने पिछले चुनाव में कहा था नकली शिवसेना असली शिवसेना, उसकी तो हवा निकल गई। अब पूरे चुनाव में आप देखिए मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला उद्धव ठाकरे के खिलाफ। हाँ, बाला साहब ठाकरे के नाम पर खूब कसीदे पड़े और राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे को चैलेंज भी दे दिया। तो देखिए मोदी जी भी बाला साहब ठाकरे के नाम पर वोट मांग रहे हैं, एकनाथ शिंदे भी बाला साहब ठाकरे के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने चैलेंज दिया एकनाथ शिंदे को कि अपनी पिताजी की फोटो लगाओ, अपने पिताजी की फोटो के नाम पर वोट मांगो, मेरे पिताजी के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं। और उद्धव ठाकरे कॉन्फिडेंस से बात इसलिए बोल सकते हैं दोस्तों कि बाला साहब ठाकरे ने अपने जीते जी अपने बेटे को अपनी विरासत सौंपी थी। यही वजह थी कि राज ठाकरे नाराज हो गए थे और राज ठाकरे उसके बाद अलग हो गए। बाला साहब ठाकरे के रहते राज ठाकरे अलग हुए थे। बाला साहब ठाकरे के रहते राज ठाकरे ने पार्टी बनाई थी और बाला साहब ठाकरे नहीं चाहते थे राज ठाकरे ऐसा करे, लेकिन राज ठाकरे चाहते थे कि विरासत उनको मिले, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने बेटे को सौंपी। और जिसके बाद राज ठाकरे आज महाराष्ट्र की राजनीति में कितना बड़ा नाम है आप जानते ही हैं, कितनी सीटें उनकी आती हैं और वो किसकी बी टीम बनकर काम कर रहे हैं ये आप जानते ही हैं। ये सब मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ और दिखा रही हूँ दोस्तों ताकि आप समझ पाएं कि ये जो अंतिम वक्त है ना चुनाव का, आखिरी कुछ घंटे, इसमें कैसी चीजें बदल रही हैं। दोस्तों आप कुछ और चीजों के बारे में भी मैं आपके सामने जिक्र करना चाहती हूँ क्योंकि इन चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं होती। अब देखिए न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबर छापी है। इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार है सुधीर सूर्यवंशी, मतलब महाराष्ट्र की राजनीति का ABCD बढ़िया तरीके से जानते हैं और बहुत शानदार लिखते हैं। इन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर कहा है कि मराठवाड़ा की 100 सीटें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा निर्णायक होने वाली हैं। दोस्तों कपास और सोयाबीन की फसल के सही दाम नहीं मिले हैं इस बार किसान को। मैं ललन टॉप का एक इंटरव्यू भी देख रही थी जिसमें जो किसान थे, सोयाबीन के किसान, वो बात करते करते एंकर के आगे रोने लगे। उसका रीज़न ये है कि सोयाबीन की जिस फसल के दाम उद्धव ठाकरे के रहते किसानों को अच्छे मिले, इस बार गिरे हुए मिले। और ऐसा भी नहीं कि फसल खराब हुई है, फसल बढ़िया हुई है, लेकिन उनके दाम अच्छे नहीं मिले हैं। वही हाल कपास की फसल का है और वही यहाँ देखिए इस खबर में लिखा है सुधीर सूर्यवंशी की, महायुतीज महा कंसर्न सोयाबीन एंड कॉटन फार्मर्स। महायुति का महा कंसर्न मतलब NDA का जो सबसे बड़ी चिंता है वो सोयाबीन और कॉटन के फार्मर्स हैं। और एक बात जान लीजिए, जो महाराष्ट्र में किसान लॉबी है ना बहुत ज़्यादा ताकतवर है। दोस्तों इस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि सोया के जो दाम हैं वो पर क्विंटल गिरे हैं और इसे लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। इसके अलावा कपास की फसल भी सही दामों पर नहीं मिली, इसको लेकर भी बहुत नाराज़गी है और ये अपने आप में वहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब देखिए होता क्या है, चुनाव के बारे में जब चर्चा करते हैं हम, इस नेता ने ये बोला, उस नेता ने ये बोला, बस बात यही खत्म हो जाती। ऐसा नहीं होता है। अब दिक्कत ये है दोस्तों कि सोयाबीन और कपास को लेकर NDA सरकार अब वादे कर रही है। अरे सरकार तो आपकी थी ना, आपके रहते हुए अगर सोयाबीन और कपास की फसल के दाम ठीक नहीं मिले और किसान ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार के रहते अच्छे मिले थे, तो ये अपने आप में कोई भी दोस्तों अपनी जेब काट के, अपना नुकसान करके किसी दल को सिर्फ इसलिए नहीं चुनता कि ये हमारे हिसाब से बयान देते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे का नारा
अब ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है इस नारे पर कितना तमाशा हुआ है। हालांकि इसको लेकर भी उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने कहा है कि यूपी का एक जोकर महाराष्ट्र में प्रचार कर रहा है। योगी आदित्यनाथ को निर्लजता वाला नेता बताया संजय राउत ने और कहा कि योगी आदित्यनाथ की निर्लजता देखिए, उसके राज्य में अस्पताल में आग लगने से 12 नवजात शिशुओं की मौत हो गई और वह प्रचार करता फिर रहा है। संजय राउत ने योगी आदित्यनाथ को जोकर कहा और योगी आदित्यनाथ का जो ये बयान है ना, बटेंगे तो कटेंगे, ये एक्चुअली में जोक ही बनकर रह गया और किसी और ने इसको जोक नहीं बनाया। खुद भाजपाइयों ने और भाजपा के सहयोगियों ने, सबसे पहले अजित पवार ने जिस तरह से लोगों को बुला कर, मीडिया को बुला कर, एक दिन 2 दिन नहीं, पिछले कई दिनों से अजित पवार हर दिन ये बयान दे रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे नहीं चलेगा, बटेंगे तो कटेंगे नहीं चलेगा, ये यूपी वाले यहाँ इस तरह के भाषण ना दें, महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलता। इसका जवाब देने के लिए फडणवीस अजित पवार को निशाने पर ले रहे हैं कि नए नए स्यूडो सेक्युलरिज्म से इधर आए हैं, अब उनको आगे समझा देंगे धीरे धीरे। बताइए, 2.5 साल से आपके साथ सहयोगी बने हुए हैं, आपके साथ सरकार चला रहे हैं, आप उनको अब तक समझा नहीं पाए। और ये बात केवल सहयोगियों की नहीं है, पंकजा मुंडे, अशोक चौहान तो सब भाजपा ही हैं, ये भी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे नहीं चलेगा। तो बहुत सी चीज़ें आप देखिए इस बीच हुई हैं जो इशारों में कहती हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है महाराष्ट्र में जिसको लेकर पुख्ता तौर पर, क्योंकि कोई पत्रकार कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अब तो पत्रकार खुलकर कहने लगे कि भैया चुनाव आयोग और ईवीएम पर के भरोसे है बीजेपी और कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर तो खैर हम कोई चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन सवाल ये दोस्तों कि क्या महाराष्ट्र में ज़मीन में कुछ ऐसा हो रहा है जो अब मैनेज करने लायक भी नहीं है। क्योंकि ये बात आप समझ लीजिए दोस्तों कि 288 सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं, इसमें ना तो हर सीट मैनेज हो सकती है और ना ही हर सीट में कोई खेल हो सकता है। और एक्चुअली मैं तो मानती हूँ दोस्तों किसी सीट में कोई खेल नहीं हो सकता। अगर आपका उम्मीदवार ठीक है, अगर आपका चुनाव ठीक जा रहा है, आपकी कैंपेनिंग ठीक हुई है, तो फिर कोई मैनेजमेंट काम भी नहीं आता है और मैनेजमेंट होता भी नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से ठाकरे ही हो रहा है, ये किस ओर इशारा करता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।